अच्छा, पेपर आ गया आप सबके पास? जरा जल्दी से सुनना शुरू कीजिए। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन ऑर्डिनरी बार मैग्नेट। अच्छा, अगर आप बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को रिकॉल करें तो याद है बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के कौन से पोल जाती थी? नॉर्थ पोल से साउथ पोल। अच्छा, ऐसा आपको नजर आता था मैग्नेट के बाहर। मैग्नेट के बाहर का क्या मतलब है? अगर मैं यहां पर एक बार मैग्नेट बनाऊं, यहां मौजूद है नॉर्थ, यहां मौजूद है साउथ। जो लाइन ऑफ फोर्स है वो नॉर्थ पोल से किसकी तरफ जाएगी? साउथ पोल की तरफ, आउटसाइड द मैग्नेट। अगर आप इसको विद इन द मैग्नेट देखेंगे तो वो साउथ से कहां जा रही होगी? नॉर्थ। ये जो लाइन ऑफ फोर्स होती है हमेशा क्या बनाया करती है? क्लोज लूप। एक क्लोज लूप कहते हैं, क्लोज कर्व कहते हैं। अब अगर आप अपने ऑप्शन देखें तो यहां पर आपके पास ऑप्शन में मौजूद थे क्या क्या? Form closed curve cross one another near the poles are more numerous near the north pole than near the south, do not exist inside the magnet, none of the above। शायद इस सवाल की बनाने की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि बच्चा सही जवाब शायद ना निकाल पाए, लेकिन जो गलत जवाब है उसे रूल आउट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन बी देखिए, क्रॉस वन एंड अदर। क्या कभी हमने एक बार डिस्कस की कि टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर? ये जुमला आपने सुना है, आपने क्लास में सुना है। टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखिए, आर मोर न्यूमरस नियर द नॉर्थ पोल देन नियर द साउथ पोल। एक लाइन जो नॉर्थ से निकलेगी उसका एंड लाजमी तौर पे कहां पे होगा? साउथ पे। तो जितनी लाइन नॉर्थ से निकलेंगी उतनी ही कहां पर होंगी? साउथ पर। तो क्या ऑप्शन सी सही हो सकता है? नहीं। ऑप्शन डी, डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के अंदर ना पॉसिबल नहीं है। तो अब आपके पास बी सी और डी तो हो ही नहीं सकते थे। अब या तो बनेगा ऑप्शन ए या बनेगा ऑप्शन ए। तो इसका सही जवाब है फॉर्म क्लोज कर्व, ऑप्शन ए। कितने लोगों ने सही मार्क किया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था एमसीक्यू नंबर 22। The diagram shows two small paramagnetic spheres, one near each end of the bar magnet. Which of the following statement is true? इस सवाल का ताल्लुक मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग से तो है, लेकिन आपकी डेफिनेटली कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन भी तो होगी। क्या बचपन में कभी मैग्नेट से किसी नेल को अट्रैक्ट करवाया? करवाया होगा, डेफिनेटली करवाया होगा। क्या कभी इस बात का ख्याल करते थे कि मैग्नेट के नॉर्थ से अट्रैक्ट करवाना है या साउथ से अट्रैक्ट करवाना है? कभी भी नहीं। मैग्नेट जो होता है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा? हमने क्या कहा था कि जो मटेरियल्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, अगर नाम आप लोगों को याद दिला। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक वो होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में आके भी मैग्नेटाइज नहीं होगा, और ना सिर्फ ये बल्कि वो मैग्नेट की फील्ड को भी क्या कर देगा? काम। पैरामैग्नेट वो है जो मैग्नेटिक फील्ड में आके क्या शो करेगा? मैग्नेटिक बिहेवियर। अब अगर मेरे पास एक मैग्नेट है, ये इस मैग्नेट का नॉर्थ है, यहाँ पे क्या है? साउथ। अगर मैं एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल यहां लाके रखूं तो ये उसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो अगर मैं एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल यहां लाके रख दूं, ये भी उसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट ही करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आप ऑप्शन देखें, द फोर्स ऑन वन इज टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड द फोर्स ऑन टू इज अवे, नहीं हो सकता। अगर आप देखें ऑप्शन सी, द फोर्स ऑन वन एंड टू आर बोथ टुवर्ड्स द मैग्नेट, क्योंकि दोनों जो है वो मैग्नेट की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। ठीक। कितने लोगों ने सही मार्क कर दिया था वैसे? क्वेश्चन नंबर 23।
The magnetic force on a charged particle is in the direction of its velocity. हाँ, ये कब होता है? कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमने बहुत क्लियरली एक बात कही कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो मूविंग चार्ज की वेलोसिटी के हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। अगर वेलोसिटी और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या बन जाए? सेम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नन ऑफ द अबव। कितने लोगों ने सही मार्क किया? क्वेश्चन 24, अ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट। हाँ, ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये तो मैंने क्लास में जवाब बताया हुआ। अब पहले ये बताइए कि चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका सही जवाब। कितने लोगों ने सही किया? पूरे पूरे हाथ उठे। अब इससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि क्लास में 10 से 15 बच्चा वो भी है जिसने ये भी गलत कर दिया। इससे कम से कम आपको एक चीज का एहसास हो जाएगा कि कम से कम हम लेक्चर तो पढ़ के आए, यानी एक ऐसा एमसीक्यू जिसका जवाब क्लास में बता दिया गया और समझा के बता दिया है कि वेलोसिटी और मोमेंटम वेक्टर्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्शन तो बदल सकती है, वो अमाउंट को चेंज नहीं करती। अगर एक ऐसा एमसीक्यू जिसका जवाब क्लास में बता दिया गया है अब वो गलत हो जाए तो इसके बारे में अब आपको सोचने की तैयारी कैसे करें? An electron travels due north through a vacuum in a region of uniform magnetic field which is also directed due north. It will unaffected by the field क्योंकि charge is actually moving parallel to the field. अगर charge field के parallel जाएगा तो magnetic force क्या बन जाएगी? Zero. An electron and a proton are both initially moving with the same speed and in the same direction at 90 to the same uniform magnetic field. They experience magnetic force which are initially equal in magnitude but opposite in direction, यानी ऑप्शन बी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला में याद है, F बराबर होता है QVB sin थीटा। अब सवाल में बड़ा क्लियरली है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का चार्ज क्या होगी? सेम। दोनों की वेलोसिटी भी क्या है? सेम। दोनों सेम फील्ड में एंटर हो रहे हैं एंड बोथ आर एंटरिंग परपेंडिकुलरली। सबके लिए थीटा भी क्या है? सेम। तो दोनों के लिए फोर्स की वैल्यू भी क्या आएगी? सेम। सिर्फ फर्क किस चीज में पड़ेगा? डायरेक्शन में। क्योंकि हमें याद है जब हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो अगर पॉजिटिव के लिए वो आउट ऑफ द बोर्ड बनेगी तो नेगेटिव के लिए इन बनेगी, पॉजिटिव के लिए अप बनेगी तो नेगेटिव के लिए डाउन, यानी डायरेक्शन अपोजिट होगी। An alpha particle is moving with velocity 20 meters per second along the x-axis, enters a region where magnetic field of induction B is along y-axis, and an electric field of magnitude 10 power 4 Newton per coulomb is along the negative z-axis. If the charged particle continues moving along the x-axis, the magnitude of B. ये पूरे पेपर में वाहिद सवाल था जो मेरे हिसाब से सिर्फ उस बच्चे के लिए था जिसका टेस्ट में ना दिमाग चल रहा होता है। यानी अभी तक जितने जवाब है उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी थी या जिसमें आपको कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत थी। वो अलग बात है, गलत तो वो भी हो गए, लेकिन ये वाहिद सवाल था जो मेरा अपना मानना यह है कि अगर इस पोर्शन से कोई बहुत मुश्किल कैलकुलेशन आएगी ना तो वो ये वाली आएगी। और ये मुश्किल इस वजह से बन जाएगी क्योंकि आपने इस तरीके से सोचा नहीं होगा। ये बताइए, एक एक चार्ज पार्टिकल पर जब मैग्नेटिक फोर्स लगती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? QVB sin थीटा। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि पहले आप एक रफ स्केच उस डेटा का बना लीजिए जो सवाल में गिवन है। An alpha particle is moving with velocity 20 मीटर पर सेकेंड along x-axis। यह हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। In a region where magnetic field of induction B is along y-axis, ये बनेंगे magnetic field of induction along y-axis, and electric field of magnitude 10 power 4 Newton per coulomb is along negative z-axis। इसका मतलब है जहां पर जो है वो z-axis मैं बना नहीं पाऊंगा, लेकिन इधर कहीं पर जो है वो एक z-axis भी मौजूद होगा
जो मैं यहां बना देता हूं, इधर क्या मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सवाल में क्या कह रहा है, इफ द चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूस मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, आसान भाषाओं में चार्ज पार्टिकल रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड, चार्ज पार्टिकल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, वो पहले एक्स पे था, वो अभी भी कहां पर रहेगा, एक्स पे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह सोचें कि मेरे पास यहां पर मौजूद है पॉजिटिव, यहां पर मौजूद है नेगेटिव, अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो तो वो डिफ्लेक्ट होकर कहा जाना चाहेगा, ऊपर की तरफ। अगर मैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बना दूं इनटू द बोर्ड, तो जरा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालिए, तो वो क्या होनी चाहिए, डाउनवर्ड। क्यों, राइट हैंड रूल अप्लाई करें, फिंगर्स का मतलब इनटू द फील्ड या इनटू द बोर्ड, थंब का मतलब है वेलोसिटी, पुश ऑफ द पाम इज अपवर्ड, बट राइट हैंड रूल इज फॉर पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो ये कहां जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। अगर अच्छा, इसका सवाल से ताल्लुक नहीं है, मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं उसके लिए मैंने ये काम किया, तो कोई ये गुमान ना करे, सही तो पता ही नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर सवाल में आपको ये बताया जाए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, और चार्ज पार्टिकल दोनों की मौजूदगी में विदाउट एनी डिफ्लेक्शन चला गया, इसका आसान सा मतलब क्या होना चाहिए, जितनी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी उतनी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी। इस सवाल में जो की थी ना, वो की ये थी कि पार्टिकल पहले भी एक्स एक्सिस पे था, पार्टिकल बाद में भी किस पे है, एक्स एक्सिस पे। अगर पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। किसी के ध्यान में पॉइंट आया था वैसे, नहीं, दो बच्चे हाँ में सर हिला रहे हैं, हाथ नहीं उठा रहे लेकिन सर हिला रहे हैं। अगर किसी के जहन में सिर्फ ये ख्याल आ जाता कि चार्ज अनडिफ्लेक्टेड गया है, इसका मतलब ये होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। यानी बहुत अच्छी एग्जांपल है इस कॉन्सेप्ट के, ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ना आपको सिर्फ एक आइडिया चाहिए, और वो आइडिया ये था, अगर आप इस आइडिया तक पहुंच जाते तो मुश्किल नहीं थी। क्यों, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, और शायद इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए आपको एक फॉर्मूला याद है, E किसके बराबर होता है, F अपॉन Q। तो फोर्स किसके बराबर होगा, Q टाइम्स E। मैं यहां पर लिख देता Q टाइम्स E, Q से Q क्या हो जाता, कैंसिल। हमें नजर आ रहा है कि यहां पर थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो साइन थीटा की भी नहीं है। फॉर्मूला सिर्फ क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू V टाइम्स P। तो फिर B किसके बराबर होता, E अपॉन V है। अब सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन थी, अगर आप मुझे वैल्यू बता दें 10 पावर 4, सवाल में आपको वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन 20। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे वैल्यू चाहिए बी की, तो मुझे 10 पावर 4 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 20 से। अच्छा, 10 पावर 4 का सीधा सीधा मतलब क्या होता है वैसे, 10,000। 10 पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000। इसको डिवाइड करेंगे 20 से, जीरो से जीरो कैंसिल, 1000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 500 के करीब आ रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन था, इसका सही जवाब जो है वो नन होगा। क्यों, तभी तो कह रहा हूं नन होगा, 5 इंटू 10 पावर 2 होना चाहिए। अगर आप जो है वो सॉल्व करेंगे, ये लिखा हुआ है 1000 डिवाइड बाय 2, 1, इसकी बात कर रहे हैं, ये 5 जीरो होंगे। क्यों, हाँ, ये तो पहले तो मैंने ये समझाना है, याद है किधर, अगर मैं लिखूं 10 की पावर 1 तो इसका मतलब होता है 10, अगर मैं लिखूं 10 की पावर 2 तो इसका मतलब होता है 100, अगर मैं लिखूंगा 10 की पावर 3 तो इसका मतलब होता है 1000, और अगर मैं लिखूं 10 की पावर 4 तो इसका मतलब होता है 10,000। आपके ध्यान में चल रहा है कि सर ये 10 पावर 4 है ना, यूजुअली साइंटिफिक लिखते हैं इस तरह 1 इंटू 10 पावर, तो ये 1 इंटू 10 पावर 4 है। आपके जहन में शायद 10 इंटू 10 पावर 4 चल रहा है, तभी वो 10 पावर 5 वाला
आ रही है, सही कैलकुलेशन है। इसका आंसर जो 500 आना चाहिए। अब ये सवाल टेस्ट में दिया क्यों है, इसका रीजन सुन लीजिए। ये जो इक्वेशन है ना, P is equals to E over V, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिख लिया, P is equals to E upon D। ये फॉर्मूला मैग्नेटिज्म में पुराने सिलेबस में मौजूद था, आपको इसके एमसीक्यूज पास पेपर में भी नजर आएंगे। वो अलग बात है कि अब ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में जिस टॉपिक में हो सकता था वहां पर मौजूद नहीं, और वो है E by M रेशो। शायद किसी बच्चे को रिकॉल हो जाए कि ये वाला जो काम है कि आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है और बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, ये E by M रेशो की डायग्राम। पुराने सिलेबस में हम ये फॉर्मूला ड्राइव करवाया करते थे कि V बराबर होता है E अपॉन P के। यानी पूरे पेपर में से वाइड चैलेंजिंग क्वेश्चन था, अगर आपने से कोई ठीक कर लेता तो मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए नंबर तो मिले अब नन इसका सही जवाब, ठीक है, क्योंकि 500 आ रहा है ना, 500 का मतलब है 5 into 10 पावर 2 12। ये होता है वर्किंग समझ में आ रही है। असल चीज है वर्किंग, जो कोई बच्चा है जिसने आज क्यू और नो की जो है वो प्रैक्टिस की है, तो अपने पास में वर्किंग कॉपी कर लेंगे, मैं जल्दी से बाकी एमसीक्यूज के आंसर भी बता, क्योंकि बाकी के 3 आसान थे, उनके जवाब तो आप लोग निकालने हो। चलो भाई 28। A circular coil of radius 10 centimeters is placed in a uniform magnetic field of 0.2 Tesla perpendicular to its plane. What is the magnetic flux through the coil? चलो सॉल्व करने पे क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन ए आ रहा है 0.0062 A, और सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए था? या देखो, क्योंकि आपको फ्लक्स चाहिए तो आप फॉर्मूला लगाते हैं B इंटू ए, और B की वैल्यू मुझे पता है, एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर कॉइल है। यहां पर रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है तो आप इसे मीटर बनाते, तो B का मतलब 0.2, पाई का मतलब 3.14, और रेडियस आपके पास है 0.1 का स्क्वायर। अगर आप इन सबको बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना चाहें, वैसे तो आप सारे इतने सही हैं कि मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं नहीं, मैं क्या करता हूं, मैं इसको साइंटिफिक बना देता। 0.2 को मैं लिखता 2 into 10 पावर माइनस 1, 3.14 एज इट इज। 0.1 का अगर मैं स्क्वायर करता तो वो बनता 0.01, जिसका मतलब है 10 की पावर माइनस 2। यानी आप पहली दफा में ये करते कि 0.1 से बेहतर था 10 की पावर माइनस 1। ये बनता आपके पास 6.28, और ये बन जाता है 10 की पावर माइनस 3। अगर आप सारे ऑप्शन देखते तो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके आएंगे तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही बन जाएगा? ऑप्शन ए 0.0062 A। An electron enters a magnetic field of 0.01 Tesla with a speed of 3 to 10 power 7 meter per second. What is its radius of curvature? 0.017 आ रहा था, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया होगा, R इक्वल mv अपॉन क्यूबी। जब आप R इक्वल mv अपॉन क्यूबी रख के सॉल्व करेंगे तो 0.017 मीटर आपके पास आंसर आएगा। किसी के पास नहीं आ रहा तो वो कैलकुलेशन चेक करवा सकता है। लास्ट टाइम अल्फा पार्टिकल enters a uniform magnetic field directed into the page with velocity vertically downward along the page. What will be the direction of its deflection? हाँ, कितने लोगों ने राइट आंसर निकाल लिया? राइट इसका सही जवाब है, लेकिन अब देख लो, ये बताइए फील्ड की डायरेक्शन क्या गिवन है? इनटू द पेज है, दिस इज फील्ड। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड अलोंग द पेज। अब आप पेज वर्टिकल रखे हॉरिजॉन्टल रखे, दोनों सूरतों में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज दिस। अगर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूंगा तो फील्ड है इनटू द बोर्ड, वेलोसिटी है डाउनवर्ड, तो ये ऐसे बनना चाहिए, पुश ऑफ द पाम इज टुवर्ड्स राइट। सिर्फ एक बात को चेक कर ले, गिवन चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव, तो राइट इज द आंसर। अगर गिवन चार्ज नेगेटिव होता तो लेफ्ट आंसर बनता। ठीक, अब कितने टोटल 10 एमसीक्यूज थे, कितने लोगों के, किसी के 9 आए या 8 7, नहीं 7 वाले
एक मौजूद है यहाँ पे 6 5। ठीक है, एक काम करिएगा, कल आएंगे ना तो मैग्नीशियम ना एकदम दोबारा पढ़ के आएंगे। ठीक है, एक एक टेस्ट और ले लेते हैं। नहीं, ये नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन मेरा मेरा ख्याल है कि एक टेस्ट जो और दे दे, क्योंकि मेरे अपने एतबार से इस पूरे टेस्ट में सिर्फ जो वाहिद क्वेश्चन था ना जिसकी वजह से मुझे लगता है कि टेस्ट मुश्किल हो सकता था, वो ये वाला। तो बच्चे आज नहीं ना टेस्ट देख के बोला नहीं देना ही नहीं है, सही नहीं करना मैंने। अपने पास अगर कोई वर्किंग नोट करना चाहता है नोट कर ले, कल जो है वो मैग्नीशियम जरा घर से एकदम दोबारा रिव्यू करके आते हैं। और इतना मैं आपको बता दूं, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्ट के एतबार से। पिछले 2 सालों के पेपर देख लें, आपको 5-5 6 क्वेश्चन नजर आएंगे एक ही टॉपिक से। बोले आखिरी वाला, देखिए आखिरी वाले में कह रहे हैं कि जो फील्ड है वो इनटू द बोर्ड, ठीक है, वेलोसिटी जो है वो डाउन द पेज है, तो मैंने इनटू द बोर्ड किया, ये लेफ्ट हैंड आता है। फिर मैंने वेलोसिटी की डाउनवर्ड, पुश ऑफ द पाम है तो लेफ्ट हैंड। सवाल बता दो तो रेडियस वाला मैं बोल के सॉल्व करती हूँ, सपना होगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले तो करेंगे वन, पहले कोई भी तो वही कह रहा है इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अगर चार्ज फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन फोर्स जीरो तो ये नहीं हो सकता। if it is moving opposite to the direction of field, again parallel or anti-parallel of force, if it is moving perpendicular to the other, अगर perpendicular to the field है तो force जो भी पड़े वो भी और भी दोनों ही एकदम perpendicular, वो ही कह रहे हैं कि v और f का सेम डायरेक्शन है, ऐसे कभी निकल नहीं जाता। जो फील्ड है वो वेलोसिटी आपकी चलो याद है। अच्छा, क्योंकि दो फरमाइशें हैं दोनों यहाँ पे देख। सबसे पहले तो देखिए एमसीक्यू नंबर 29 का जिसमें रेडियस निकालना, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया होगा R इक्वल mv अपॉन qb। ये बताइए चार्ज पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इसका मास कितना होगा 9.1 10 पावर माइनस 31। वेलोसिटी कितनी है 3 इंटू 10 पावर 7। चार्ज कितना होगा 1.6 10 पावर माइनस 19। और बी कितना गिवन था 0.01। अच्छा, अब यहां पर देखेंगे सिर्फ बगैर कैलकुलेटर के आप सॉल्व कैसे करते। फिलहाल न्यूमरेटर तो बड़ा आसान है। अगर मैं 9.1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 into 1 is 3, 3 9 is 27, it will become 27.3। यहां पर लिखा हुआ होगा 10 की पावर माइनस 31 और 17, तो ये कितना बन जाएगा -24 डिवाइडेड बाय ये लिखा होगा 1.6। अच्छा, 0.01 का मतलब होगा 10 की पावर -2, -2 और -19 क्या बन जाएगा -2।
21। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है ये आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वैल्यू को 27 बना दूं और इस वैल्यू को राउंड ऑफ करके क्या लिख दूं 2, और यहां पर लिखा हुआ होगा 10 की पावर -3, क्योंकि -21 ऊपर जाएगा +21 बनेगा। अब 27/2 का मतलब होता है 13.5 और पावर कितनी है -3, तो मेरे पास ये बनेगा 13.5 10 पावर -3 यानी 0.0135। मैंने अप्रोक्सीमेशन से काम किया है। जब मैंने ये वैल्यू निकाल दी तो मुझे ये पता है कि मेरा डिनोमिनेटर 1.6 था, मैंने उसको मान क्या लिया 2। तो ये जो वैल्यू आ रही है 13.5 ये एक्चुअल से कम आ रही होगी, एक्चुअल से ज्यादा आ रही होगी? ये कम आ रही है क्योंकि आपने डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया। देखिए आप इसको ऐसे समझे ना, अगर ये 1 होता तो 27 आता, 2 है तो 13.5, तो अगर 1.6 होता तो 13.5 से ज्यादा आता, 27 से कम। तो ये वैल्यू जो है वो एक्चुअल आंसर से कम आ रही है। मैं वो आंसर देखूंगा जो 0.0135 से क्या हो ज्यादा। मेरा ख्याल है पहला ही ऑप्शन था 0.017। ठीक, उसके बाद वाला ऑप्शन क्या है 0.027। देखिए 0.027 उस वक्त आता जब नीचे 1 लिखा हुआ होता। मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेशन से भी जवाब जो है वो निकाला जा सकता है। ये पहले अभी 2 बच्चों का था, ये कैलकुलेशन दिखा। अब सर एक बात सीखिए, एक बच्चे ने भी रेफरेंस किया लेफ्ट हैंड रूल। अगर आप लेफ्ट हैंड रूल का पूरा नाम याद कर ले तो वो कहलाता था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। शायद आपने मैट्रिक क्लास में जिक्र किया हो, इस्तेमाल किया हो, इंटर में हमें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम राइट हैंड रूल से काम चला लेते। सिर्फ समझ लें, शायद एमसीक्यूज में आपके काम आ जाए। अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं ना, जैसे अभी मैंने यहां पर एक डायरेक्शन बनाई थी, यहां से मैं बता के गया एक बच्चे को, फिर मैंने वहां बताया, फिर 2 बच्चों ने और पूछ लिया जैसे ये डायरेक्शन कैसे आती है, दोबारा देखिए। अगर आपसे कहते हैं कि फील्ड इज इनटू द बोर्ड एंड चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलरली, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था जो मैंने टाइप करके दिया था, मैंने उसमें परपेंडिकुलरली लिखा था। जब मैंने उसको प्रूव रीड किया तो फिर मुझे ख्याल आया कि बच्चा अब परेशान होगा, ये परपेंडिकुलर ऐसे भी बन सकता है। क्यों? अगर आप एक लम्हे के लिए सोचे कि फील्ड इज इनटू द बोर्ड, तो ये भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो ये भी है। अब वो परपेंडिकुलर यहां से जा रहे हैं, वो परपेंडिकुलर यहां से आ रहा है, जवाब चेंज हो जाएगा। इसलिए हमने क्वेश्चन को और डिफाइन किया। हमने कहा चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलरली टॉप टू बॉटम अलोंग द पेज। ठीक है, सवाल में बहुत क्लियर था कि वेलोसिटी की डायरेक्शन टॉप से बॉटम है। अब अगर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करना चाहूं तो मैंने राइट हैंड रूल के आपको 2 शक्लें बताई थी। एक तो ये वाली थी कि यहां मौजूद है v, यहां मौजूद है b, बीच में एंगल क्या है थीटा, वो जो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट पे लगाते थे। क्या आप राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर पे रखें कि पाम फेस करें किसको, सेकंड को? कल जाएगा फर्स्ट से सेकंड, ये थंब जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। तो याद आ रहा है? अगर आप चाहें तो यहां पे वो अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे? ये बनी हुई है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये बनी हुई है फील्ड इनटू द बोर्ड। अगर आप इसके ऊपर v क्रॉस b अप्लाई करना चाहेंगे कि वेलोसिटी जो है वो आपके पास डाउनवर्ड बने और फील्ड बने इनटू द बोर्ड, तो आपको राइट हैंड रखना होगा फर्स्ट वेक्टर पे। इस तरह के जो कल है वो फर्स्ट से कहां जाए, सेकंड। ये थंब तब भी कहां जाना होगा, राइट। ये राइट हैंड रूल अप्लाई करना यूजुअली उस वक्त फायदेमंद होता है जब v और b में कोई एंगल हो। हमारे पास ज्यादातर केसेस ऐसे होंगे जिनमें v और b में एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री। ऐसी सूरत में मैंने आपसे कहा था कि आप राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करें। अपने राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच कीजिए इस तरह के, फिंगर्स में और थंब में कितना एंगल नजर आए, 90। फिंगर्स का मतलब है फील्ड, थंब का मतलब है वेलोसिटी। पुश ऑफ द पाम इज फोर्स। इसका मतलब ये होगा कि यहां पर फील्ड है इनटू द बोर्ड, लेकिन अब थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है। ये सही है? नहीं, इस तरीके से, ये इस तरीके से बनेगा तो पुश ऑफ द पाम कहां जा रहा हो, राइट वर्ड। ये राइट हैंड रूल अप्लाई करना निस्बतन आसान काम होता है। अगर आप में से कोई बच्चा जो है वो ओ लेवल्स करके यहां तक आया
तो शायद उन्होंने राइट हैंड रूल ये वाला ना पढ़ा, वो इस्तेमाल किया करते थे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में समझ लीजिए, तो ये होती है आपके पास फोर्स, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और ये है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, जिस डायरेक्शन में चार्ज ट्रैवल करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट होगा, पहले बताया था। तो फिर मैंने इसको याद करने का तरीका भी शायद कभी बताया। फादर, मदर, चाइल्ड, फोर्स, ठीक है। अब बस क्या ध्यान में आता है, मान, आप लोग की बात कर रहा हूं, ठीक है। फोर्स, M stands for magnetic field, C stands for current और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर आप ये वाला रूल भी अप्लाई करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है जवाब सही आएगा। फील्ड है इनटू द बोर्ड, ठीक है, वेलोसिटी है डाउनवर्ड, तो लेफ्ट हैंड ऐसे होना चाहिए। थंब की डायरेक्शन अभी भी क्या आ रही है, राइट। आप A क्रॉस B वाला रूल अप्लाई कीजिए, आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कीजिए, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कीजिए, रिजल्ट तीनों से आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। तो आज घर जाकर इस तरह के खुद बैठे बैठे जो है वो केसेस बनाइए, यानी केस बनाने का मतलब कुछ और नहीं है। यहाँ देखिए, फील्ड बनी हुई इनटू द बोर्ड, अगर एक चार्ज यहां से एंटर हो तो डायरेक्शन क्या होगी, अगर एक चार्ज यहां से एंटर हो डायरेक्शन क्या होगी। आप खुद ऐसे केसेस बना सकते, अपने पास अगर नोट करना चाहते हो तो नोट करिए, बिल्कुल सोचिए कैलकुलेशन। 4-5 क्या करना, ये क्या आपसे क्या लिखा है? I want everything of field electricity. So the charge is moving parallel to the other charge keeping parallel. अच्छा, जब ये कॉपी करने तो जरा इन दोनों की डायरेक्शन बता दीजिएगा, क्या डायरेक्शन है। फोर्स की डायरेक्शन चाहिए। दो सवाल आपके सामने है, आपने मुझे बता देना है फोर्स की डायरेक्शन क्या हो। पहले आप लोग कोशिश कर ले, फिर करिए लेफ्ट हैंड। आपको इसकी जरूरत नहीं होती, बच्चे पूछते इसके बारे में। आप ये वाला रूल अप्लाई करें, रिजल्ट सेम हो। आपकी मर्जी, कोई भी अप्लाई करो, बोले कौन सा वाले। हाँ, जो अपर डाला होगा सर पॉजिटिव चार्ज की। सारी की बात कर, नहीं ये तो अपर ना, ना तो लेफ्ट आएगा या राइट।
मैं दिखाता हूँ। कितने पैसे लगे इस काम में? याद देखिए और जरा सुनिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने डायरेक्शन निकाल दी हो। नंबर वन, इज इट इनटू द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड? डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द बोर्ड, तो फिंगर्स जो है वो ऐसी होनी चाहिए क्योंकि आउट ऑफ द बोर्ड है। अच्छा, यहां से लेके वहां तक, कराची से खैबर तक ना, सारे अपना राइट हैंड रूल अपने लेफ्ट हैंड से अप्लाई कर रहे हैं, तभी डायरेक्शन गलत आ रही है। मैं कम से कम 7 बच्चों को टोक चुका हूँ, आने के बाद जब मैंने जुमला किया राइट हैंड, अभी भी 2 बच्चे लेफ्ट हैंड से अप्लाई कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी याद कर लें कि लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है। अब आपने अप्लाई करना है राइट हैंड रूल। ये बन रहा है आउट ऑफ द बोर्ड। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब अगर आप पुश ऑफ द पाम देखें तो वो कहां जाएगा? आपका लेफ्ट बन रहा हो, इस तरफ जाना, तो ये डायरेक्शन बनेगी टुवर्ड्स लेफ्ट। जब आप पेपर में ऑप्शन देखेंगे तो ये कहां जाएगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। क्या आपने यही जवाब निकाला है? जरा इस बारे को देखिए, फील्ड बनी हुई आपके पास आउट ऑफ द बोर्ड, वेलोसिटी इज टुवर्ड्स राइट। अगर वेलोसिटी इज टुवर्ड्स राइट है तो भी ये राइट हैंड ऐसे होना चाहिए। अब अगर ये इस तरह बनेगा तो डायरेक्शन क्या आएगी? अपवर्ड। बट राइट हैंड रूल इज फॉर पॉजिटिव चार्ज। ये कैसा है? तो ये अपने बनेगा, ये क्या बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। ठीक, ये वाला जाएगा डाउनवर्ड, ये वाला जाएगा लेफ्टवर्ड। अपने बात नोट कर ली जी। कौन सा लिखी? अच्छा, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है यार। आउट ऑफ द बोर्ड का मतलब ऐसे होगा, ठीक है। अब वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो मेरे लिए हाथ घुमाना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा, मैं इसको ऐसे रख, ठीक है। आउट ऑफ द बोर्ड, वेलोसिटी डाउनवर्ड, पुश ऑफ द पाम एज राइट। आपके फिंगर्स जो है वो इनटू द बोर्ड बन रहे हैं, दिस इज आउट ऑफ द। अब हमको नीचे लेके आइए। आसान, आउट ऑफ द बोर्ड है, राइट हैंड ऐसे तो नहीं रख सकते, ठीक है। मुझे राइट हैंड ऐसे रखना पड़ेगा ताकि आउट ऑफ द बोर्ड बने। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो, वेलोसिटी की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, तो मैं राइट हैंड ऐसे रखूं। अच्छा याद है इधर, इंसानी सलाहियतों को ध्यान में रख के टॉपिक बता दूं। ये जो मेरा राइट हैंड है, मैं इसको ये घुमा सकता हूँ, जो भी कर सकता हूँ। मेरे अंदर ये वाली सलाहियत नहीं है। आप क्वेश्चन मत करिएगा मुझे, आपने तो कुछ को देख के लगता है ये सलाहियत होगी, क्योंकि ऐसी मखलूकात होती है वो जब चाहे पाँव पीछे मोड़ लें, गर्दन पीछे मोड़ लें, तो ये ना हो कि रियलिटी अनरिवील हो जाए, बल्कि रिवील हो जाए। बहरहाल अब समझिए, क्योंकि अभी यहाँ पर ना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि वो हाथ से वो मुड़ के नहीं दे रहा है। ये डायरेक्शन क्या बन रही है? आउट ऑफ द बोल। तो इसमें तो किसी को शक नहीं है ना कि राइट हैंड ऐसे होना चाहिए, आउट ऑफ द बोल। अब मुझे सिर्फ वेलोसिटी एडजस्ट करनी है। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। अब अगर मैं इस डाउनवर्ड बनाने में मैं कहूं मैं तो सर ऐसे लाऊंगा ऐसे लाऊंगा, तो ये यू मुश्किल हो जाएगा। आप इसको ऐसे कर देते, डाउनवर्ड बन गया। अब ये डायरेक्शन क्या बन रही है? मेरा राइट है, लेकिन आपका क्या बन रहा होगा? लेफ्ट। पार्टिकल विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। आपने राइट हैंड रूल इसका अप्लाई करना। अगर मैं इस वाली एग्जांपल को दोबारा दे, तो फील्ड है आउट ऑफ द बोर्ड। आउट ऑफ द बोर्ड का मतलब है राइट हैंड ऐसे रखूंगा, वेलोसिटी भी इत्तेफाक से मैच कर गई। पुश ऑफ द पाम क्या बनेगा? अपवर्ड। बट अपवर्ड फॉर पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। तो आज घर जाके 3-4 केसेस रैंडमली बना के खुद जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह फागा होगा। वरना कल एक छोटा सा टेस्ट और ले लेंगे, उसमें इसके सवाल ज्यादा